देखें भाई, हम हैं पाकिस्तानी, आप हैं इंडियन और हम इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया में, जिनके हम मुश्तरका गुलाम रहे। जो लोग आपको देख रहे हैं और जो बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें बाहर निकलना चाहिए या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनकी मोटिवेशन के लिए या उनकी इंस्पिरेशन के लिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनना क्यों जरूरी है। तीसरा वर्ल्ड वॉर जो होगा भाईजान, वो होगा न्यूक्लियर से या चाहे जिससे भी, पर जो चौथा वर्ल्ड वॉर होगा वो पत्थर से लड़ा जाएगा। पृथ्वी भाई, आप बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। लेकिन हैरानी यहाँ पर हो रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इंडिया का फेस क्यों नहीं है। इंडिया का फेस अनफॉर्चुनेटली अर्नब गोस्वामी जैसे कैरेक्टर सामने आते हैं और तो वो तो उनको देख के तो हमें हंसी आती है यार। वो अलग किस्म का रिप्रेजेंटेशन है और मेरा थोड़ा सा बहुत ही अलग अलग किस्म किस्म का। आप कनाडा की दिशा में अगर बात करें तो यूथ का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है कनाडा में। यूथ का हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है इस फेडरल स्ट्रक्चर में, इलेक्शन के स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेसी में, और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अभी। एंड दैट इज अ मोस्ट कंसर्निंग थिंग एंड दे शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। इंडिया का जो अगेंस्ट एक ग्रुप है खालिस्तान करके जिसे कहते हैं, इसको काफ़ी वो अपीजमेंट मिलती है कनाडा के अंदर। पॉलिटिकल प्रोसेस में यूथ को पार्टिसिपेट किस हद तक करना चाहिए आपके ख्याल में? जो करंट चीज़ें चल रही हैं इसको देखते हुए यूथ जो है वो चीज़ों से डिसअपॉइंट हो रही है या मोटिवेट हो रही है इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए? हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। पृथ्वी देसाई जनाब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं। वेलकम सर, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम पृथ्वी देसाई है। अभी मैं कनाडा से आया हूँ। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ। ओरिजिनली आप इंडिया से हैं? ओरिजिनली आप इंडिया में। देखें भाई, हम हैं पाकिस्तानी, आप हैं इंडियन और हम इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया में, जिनके हम मुश्तरका गुलाम रहे। तो हम जो है ना कुछ कम्युनिटीज़ हमारे दरमियान हैं 100%। इनसे हमें मिलके जो है वो जो कॉमन एनिमी है उसके खिलाफ तो फिर इकट्ठे होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ज़्यादा बढ़ के भी खैर शुरू में ही आ गई, इससे ज़्यादा बढ़ के भी हम तो चाहते हैं जो इससे बढ़ के हमारे कॉमन एनिमी है, जहालत है, गुर्बत है, इसके खिलाफ लड़ा जाए। और बाकी भी लड़ाइयाँ खैर वो भी लड़ेंगे, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। खैर सर, कैसी जा रही है कॉन्फ्रेंस आपकी? सर कॉन्फ्रेंस काफ़ी बढ़िया जा रही है। ग्लोबल पीस चेन कॉन्फ्रेंस में हम यहाँ पे आए हुए हैं, लंदन के इंपीरियल कॉलेज में। 2 दिन हो चुके। काफ़ी बढ़िया कॉन्फ्रेंस है। 50+ देशों से लोग आए हुए हैं, यूथ आए हुए हैं। बिल्कुल। पहला दिन इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमने काफ़ी पूरे दिन चर्चा की, और दूसरा दिन काफ़ी बढ़िया रहा। जैसे कि MUN होता है, मॉक यूनाइटेड नेशंस होता है, या फिर मॉक पार्लियामेंट होता है, तो उस हिसाब से आज पूरा डिस्कशन हुआ। तो काफ़ी एनर्जी थी यूथ में। तो कॉन्फ्रेंस काफ़ी बढ़िया जा रही है। कल लास्ट डे है। कल लास्ट डे है? जी अच्छा, बिल्कुल। और आई थिंक कल कल्चरल डे भी है। जी बिल्कुल, कल लास्ट डे है cultural हमारा कल। अच्छा, ओ बड़ा कम वक्त है, बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है टाइम यार। जो लोग आपको देख रहे हैं और जो बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें बाहर निकलना चाहिए या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनकी मोटिवेशन के लिए या उनकी इंस्पिरेशन के लिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनना क्यों ज़रूरी है? ऐसे प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, आपके पर्सनल और आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आप दुनिया नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि देश में, दुनिया में चल क्या रहा है, माहौल कैसा है। आई वुड से कि फॉर एवरीवन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड लुक आउटसाइड हाउ द वर्ल्ड इज़। और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, छोटे बड़े कैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपको, वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने चाहिए, और दैट विल हेल्प यू डेवलप योर स्किल्स। ऐसे ही। और आप इससे पहले भी काफ़ी जो है वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं, हिस्सा बनते रहते हैं? जी बिल्कुल। मैं पहले, जब मैं इंडिया में था तब से मैं काफ़ी एक्टिव था सोशली, और कनाडा आने के बाद थोड़ा बिजी हो गया पर्सनल डेवलपमेंट में वगैरह। बट अब मेरी आप कहीं लाइफ जाते में, हैं ग्लोबली तो आप कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? जी एट द एंड हूँ हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी लहजा, हिंदुस्तानी बात, भारत की बात निकल जाती है। और निकल जाती है। बिल्कुल। और पर मैं सिटीज़न हूँ कनाडा का, तो हाँ। मैं कैनेडियन इश्यूज़ पे भी बात करता हूँ। मुझे कैनेडियन इश्यूज़ का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है, पर खून से तो हूँ अल्टीमेटली हिंदुस्तानी। कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा कई हवालों से बहुत दिलचस्प है। कई हवालों से बहुत जो उसके डिफरेंट केसेस या न्यूज़ हमारे सामने आती हैं, वो एट द सेम टाइम डिस्टर्बिंग भी है, दिलचस्प भी है। तो क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? क्या वहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है? कनाडा का माहौल ऐसा है कि कनाडा में फेडरल पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो इनको वोट बैंक और वोट अपीजमेंट के लिए हर कम्युनिटी के पास जाना पड़ता है। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, या फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को, या फिर कनाडा की 2 लाजमी पार्टियों को। कनाडा की जो सबसे बड़ी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी, दोनों को वोट अपीजमेंट के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स को अपीज करना पड़ता है। उसके लिए जो इंडिया का जो अगेंस्ट एक ग्रुप है खालिस्तान करके जिसे कहते हैं, इसको काफ़ी वो अपीजमेंट मिलती है कनाडा के अंदर। और उसके वजह से इंडिया का स्टैंड सबसे पहले ये रहा है
कि जो खालिस्तान इश्यू है वो इंडिया में है ही नहीं। आप इस खालिस्तान इश्यू को कनाडा में रेज ना करें, आप लोगों को वहाँ पे बल ना दे, आप लोगों को वहाँ पे टेररिज्म ना डेवलप कराए और इसको लूज़ करे, इसको सॉफ्ट करे, सॉफ्ट हार्टेडली इसको कंट्रोल करे और आप स्टार्स अपने इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करे। तो ये डिस्कशन दोनों सरकारों का 2015 से चलता आ रहा है, पर हालात बेहतर होने के वजह वो और बिगड़ते ही जा रहे हैं। और अभी अभी कनाडा में इलेक्शन हुआ 2025 में, मैंने पहली बार वोट किया। मैं अच्छा। पहली बार सिटीज़न बनने के बाद मैंने कनाडा में पहली बार वोटिंग की। हम्म। और अब की जो सरकार है वो फुल मेजॉरिटी वाली सरकार है। तो हमें होप है कि कनाडा और इंडिया के रिलेशन अब बेहतर होंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और वो ज़ाहिर है दोनों मुल्कों का कंडक्ट भी साबित करेगा कि कौन कितना पीसफुल भी रहता है और कौन कितना वो सीधे चलता है, कवायद की पाबंदी करता है। उसके मुताबिक भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली वेरी करेंगी। पृथ्वी भाई, आप बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम परसों हाइड पार्क की सैर पे भी गए और सब, लेकिन हैरानी यहाँ पर हो रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इंडिया का फेस क्यों नहीं है। इंडिया का फेस अनफॉर्चुनेटली अर्नब गोस्वामी जैसे कैरेक्टर सामने आते हैं और तो वो तो उनको देख के तो हमें हंसी आती है यार। आपके ख्याल में कोई यूथ है, जो नए लोग आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं फ्यूचर में? नहीं, काफ़ी सही बात है आपकी। जैसे मेरी बात आपने की, तो मैं भी एक इंडिया का वॉइस हूँ, मैं भी एक इंडिया का हिस्सा हूँ, इंडिया का हाँ यूथ हाँ हूँ। बिल्कुल। आप कह सकते हो बस मेरे पर्सनल गेन की वजह से मैंने अपना देश छोड़ा और यहाँ कनाडा में आकर बसा हूँ, पर मैं देश के साथ काफ़ी जुड़ा हूँ और मैं देश की आवाज़ हूँ, मैं देश की यूथ हूँ। अर्नब गोस्वामी भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं भी देश को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो अलग किस्म का रिप्रेजेंटेशन है और मेरा थोड़ा सा बहुत ही अलग अलग किस्म किस्म का का। मेरा थोड़ा सा अलग किस्म का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, काफ़ी अलग किस्म का रिप्रेजेंटेशन है, ये तो है। पॉलिटिकल प्रोसेस में यूथ को पार्टिसिपेट कितना किस हद तक करना चाहिए आपके ख्याल में? जो करंट चीज़ें चल रही हैं, इसको देखते हुए यूथ जो है वो चीज़ों से डिसअपॉइंट हो रही है या मोटिवेट हो रही है इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए? आप कनाडा की दिशा में अगर बात करें तो यूथ का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है कनाडा में और ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। यूथ आजकल कनाडा में ड्रग्स के पीछे खो चुका है। मैरिजुआना लीगल है वहाँ पे, कुछ कुछ स्टेट्स में हार्ड ड्रग्स भी लीगल है और यूथ को पता भी नहीं है उनका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका गवर्नर जनरल कौन है, वो लोग कहाँ रहते हैं, उनके उनके बारे में कुछ पता नहीं, उनके फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। और वोटिंग करीबन करीबन 50% वोटिंग होती है पूरे कनाडा में। तो मेरा ये मानना है यूथ का हाईएस्ट इम्पोर्टेंस है इस फेडरल स्ट्रक्चर में, इलेक्शन के स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेसी में, और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अभी। एंड दैट इज़ अ मोस्ट कंसर्निंग थिंग एंड दे शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। कई जगहों में वैसे पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, जैसे आपने कल सुना सपना ने आके बोला वहाँ पे नेपाल के बारे में पूरी पूरी डिस्कशन हुई। वी हैव डेलीगेट फ्रॉम बांग्लादेश ऑल्सो, उनकी पूरी स्ट्रगल है, पूरी एक जर्नी है, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन इन यूथ ने, जेनजी ने अपने अपने मुल्कों में ला छोड़ा जाके। तो आपके ख्याल में ये पॉजिटिव साइंस हैं कि बांग्लादेश और नेपाल वाले, या इनसे हमें कोई और लेसन लेने की ज़रूरत है? हमें इनसे डेफिनेटली एक लेसन लेने की ज़रूरत है कि फेडरल सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि ना तो कोई ऐसा पॉलिटिशियन आए कि जो अपने पर्सनल गेन के लिए सरकार चलाए। पहली बात, बांग्लादेश में जो हुआ वो पर्सनल गेन चल रहे थे और पिछले करीब 20-25 साल से एक ही पार्टी की सरकार थी और वो बार बार आ जाते थे और वो भाग गए, आवाम ने उनको भगा दिया। बिल्कुल, आवाम ने उनको भगा दिया। हमने देखा कि उनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो आलिशान ज़िंदगी जी रहे हैं, आलिशान महल में ज़िंदगी जी रहे हैं, और वही चीज़ हमने नेपाल में भी देखी। सो पहली चीज़ तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हम कहे कि युवाओं ने जो पूरा आंदोलन छेड़ा वो एज अ एजुकेटेड यूथ वो किस हद तक लाजमी है, वो किस हद तक वैलिड है। आप आंदोलन करें, पीसफुल आंदोलन करें, पर उसके साथ साथ जो रेडिकल्स साथ में जुड़ गए और जो पूरे देश की तबाही कर दी, जो पार्लियामेंट में उन्होंने अटैक कर दिया, श्रीलंका में भी आपने देखा पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, प्रेसिडेंट को घर छोड़ के जाना पड़ा। बांग्लादेश में पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, प्राइम मिनिस्टर के घर पे अटैक हो गया, प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के जाना पड़ा, और वही चीज़ हमने नेपाल में भी देखी। ये एक इंसर्जेंसी है देश की, ये एक फेलियर है देश का, फेडरल सिस्टम का ये एक फेलियर है। तो पहली बात, सबसे पहली बात कि रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो, फेडरल स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि ऐसे लोग सत्ता में ना आए। दूसरी बात, अगर ऐसे लोग सत्ता में आते हैं तो पब्लिक के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि इनको गिराया जा सके इलेक्टोरल तरीके से,
5 साल में हर जगह हर 5 साल इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल तरीके से इनको गिराया जाए, डेमोक्रेटिक तरीके से, बिल्कुल। डेमोक्रेटिक तरीके से इनको गिराया जाए। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, रियली पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो तबाही है वो तबाही आप ही के देश की, आपके टैक्स पेयर की, देश की है। नॉट बी द सॉल्यूशन, ऑब्वियसली। 100% एग्जैक्टली। और वो स्टोन एज में ले जाएंगे हमें। तीसरा वर्ल्ड वॉर जो होगा भाईजान, वो होगा न्यूक्लियर से या चाहे जिससे भी, पर जो चौथा वर्ल्ड वॉर होगा वो पत्थर से लड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों मानना है आपका? तीसरा वर्ल्ड वॉर जब होगा उसके बाद चौथे वर्ल्ड वॉर के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, इतना ताकतवर होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर। सेनाएं जो है वो पत्थरों से लड़ेंगी। वही मैं कह रहा हूँ कि तीसरा वर्ल्ड वॉर इतना डिवास्टेटिंग होगा कि सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आज करीब 17 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है पूरे वर्ल्ड में। हर एक देश के एक दूसरे देश के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव रिलेशंस है, कोई ना कोई नेगेटिव रिलेशंस है। अगर ये होता है तो सारे देश एक दूसरे के साथ लड़ पड़ेंगे, एंड आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। दैट इज़ सो डिवास्टेटिंग। अगर ऐसी नौबत ना आए और सेंस प्रिवेल करे, पीस प्रिवेल करे। लास्ट में कुछ जेन ज़ी के बिहेवियर्स के हवाले से हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास, लेकिन स्टिल बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत से लोग स्टिल, सो मेनी पीपल आर क्राइंग एंड कंप्लेनिंग। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करें, या ज़िंदगी में किस तरह अपने आप को आगे लेकर जाएं, किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखें? मैं बड़ी अच्छी बात वेरी शॉर्ट में आपको कहना चाहूँगा कि वेक अप विथ अ मोटो इन योर डे, and then wake up with your motto for your life. So every day make yourself better, and that's the first step. And further I would say is, let's not worry about government. सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियाँ बदलेगी बिगड़ेगी, ये देश जो है आपका, देश को सर्वोपरि रखो। हम भारत में कहते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम सर्वोपरि। अच्छा। तो आपका देश सबसे पहले होना चाहिए आपके लिए, और उस हिसाब से अगर आप काम करना शुरू कर दोगे आज से, तो मैं मानता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यू विल प्रोग्रेस। Thank you so much, bro. Thank you so much, sir. It was lovely prayer. It was lovely experience having you on the podcast. Thank you, Fazan bhai. Thank you.